हेलो मैम, कैसी हैं आप? हेलो, मैं अच्छी हूँ। मैम, आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? अच्छा हो गया, कॉर्डियल। ओके मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपको इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैम, थोड़ा सा अपने बारे में एंड आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है वो बताना चाहेंगे आप? मेरा नाम दीपिका चौधरी है। मैं सीकर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू। ओके ओके, तो मैम आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू है, और सेकंड अटेम्प्ट है और फर्स्ट अटेम्प्ट है, यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैम, सबसे पहले हम बात करें आपकी जो इंटरव्यू की, तो जैसे आप इंटरव्यू पैनल के सामने पहुंची तो आप उससे पहले कैसा फील कर रही थी एंड उसके बाद में और उनका रिएक्शन क्या था? उससे पहले बहुत मिक्स्ड फीलिंग होती है, एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, और बहुत सारे थॉट आते हैं कि अंदर जाके हमें कैसा लगेगा, हम ब्लैंक नहीं हो जाएंगे या हम सारे आंसर कर पाएंगे या नहीं। पर अंदर जाके उन्होंने वो बहुत कॉर्डियल थे, उन्होंने बहुत अच्छा फील कराया। शीलवर्धन सर का बोर्ड था, तो उन्होंने बहुत अच्छे से कंफर्टेबल कराया और बहुत अच्छे से बात की, तो अंदर जाके मतलब बहुत नर्वसनेस नहीं हुई, तो काफ़ी कंफर्टेबली इंटरव्यू हो गया। मैम, कहाँ से हैं आप? सीकर राजस्थान से। ओके, सीकर राजस्थान से। तो क्या राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान टूरिज्म बहुत ही उस पर रहता है, काफ़ी ज़्यादा पीक पर रहता है, तो क्या वहाँ से टूरिज्म वगैरह और आपके डेफ से रिलेटेड सवाल थे कि कहाँ से सवाल थे, थोड़ा मेंशन करना चाहिए आप? डेफ से क्वेश्चन थे, पर डेफ से कम क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन डेफ से थे। बाकी मेनली इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन और मेनली ग्लोबल इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो मैम, किस तरह के सवाल थे, कुछ बताना चाहेंगी आप? इंडिया या पाकिस्तान टाइज पे क्वेश्चन थे और IMF वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड थे, और मेरे डेफ में हॉबीज़ से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। क्या हॉबीज़ है मैम आपकी? डांस और मंडला पेंटिंग। ओके, तो फोक डांस वगैरह, क्लासिकल डांस वगैरह, उन सब से थे सवाल कुछ? क्लासिकल डांस नहीं है मेरा, कोरियो डांस और घूमर। तो घूमर से नहीं था, पर कोरियो डांस से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे और मंडला पेंटिंग के लिए। घूमर डांस पद्मावत में बहुत फेमस हुआ था, उनके बारे में पूछा उन्होंने कुछ? इन्होंने नहीं पूछा, मॉक में पूछते थे, फिर इन्होंने नहीं पूछा। ओके मैम, तो मैम हम बात करें अगर प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी? क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है और 2023 में तो काफ़ी ही डिफरेंट, बहुत अलग पेपर था, तो आपकी स्ट्रेटजी इस बार क्या रही थी? मेरी स्ट्रेटजी बेसिकली ये थी कि जो स्टैटिक पोर्शन है उसको बहुत रिवाइज करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है, इनके बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। जैसे पॉलिटी के लक्ष्मीकांत अगर हम बहुत अच्छे से करें तो उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, और पॉलिटी का ना वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, तो अपने स्टैटिक पोर्शन को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। और एंशियंट मिडीवल है, इन सब के लिए लिमिटेड रिसोर्स रख के, जैसे मैंने NCERT की थी तो उनको बहुत बार रिवाइज करना है। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यही मिस्टेक की थी कि रिविजन कम था अपने स्टैटिक पोर्शन का, तो इस अटेम्प्ट में अपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड, करंट अफेयर के लिए कोई भी एक मैगजीन फॉलो कर लो और अपने रिसोर्सेज को बहुत बार रिवाइज करो। तो प्रीलिम्स में होता है कि अब एलिमिनेशन टेक्निक पे हम रिलाई नहीं कर सकते, तो शॉर्ट कंप्लीट ऑप्शंस हमको आने चाहिए, तो उसके लिए रिसोर्सेज रिवाइज करना। मैम, आपने एक गलती तो बता दी अपनी कि ये गलती की थी जिस वजह से मेरा प्रीवियस अटेम्प्ट नहीं हुआ था। इसके अलावा और क्या लगता है आपको कि और आपकी क्या गलतियाँ रही थी जिस वजह से आपका पिछली बार मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट रुक गया था? मेनली जो एग्जामिनेशन माइंडसेट होता है, इससे पहले मेरे पास UPSC का इतना गाइडेंस नहीं था, तो शायद एग्जामिनेशन माइंडसेट उस टाइम मैं बहुत ही पैनिक मोड में थी। तो जब पेपर अटेम्प्ट कर रही थी तो अब मेरी स्ट्रैटेजी भी थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं थी शायद उस टाइम। फिर उसके बाद मैंने स्ट्रैटेजी भी चेंज की और एग्जामिनेशन माइंडसेट जो होता है उसके लिए भी खुद को बहुत प्रिपेयर किया और अपनी प्रिपरेशन में भी थोड़ा सा चेंज किया। तो मैम, क्या लगता है आपको एक कैंडिडेट को एग्जाम हॉल में किस तरह से टाइम मैनेज वगैरह, जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि आजकल एलिमिनेशन टेक्निक पर हम लोग नहीं रिलाई कर सकते, क्योंकि पिछली बार तो एलिमिनेशन टेक्निक काम ही नहीं कर रही थी 2023 में, तो क्या कहती हैं आप इसके लिए? एग्जामिनेशन हॉल में मेनली टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें। टाइम मैनेजमेंट के लिए हमको बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं, तो उस टाइम पे हमें हमारी स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि हम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। कि किसी का होता है कि एक बार में अपने जो श्योर क्वेश्चंस हैं उनको करके और उनको फिल करते हैं, उसके बाद में अदर क्वेश्चंस पे जाते हैं। किसी का होता है कि पहले जस्ट मार्क करते हैं, 2-3 रीडिंग में कंप्लीट करते हैं, या हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, मतलब एक्यूरेसी पे जाना है या नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे जाना है, तो ये हमारा टेस्ट दे के आइडेंटिफाई होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली टेस्ट सीरीज से हो जाता है। आपने मैम टेस्ट सीरीज कितनी लगाई थी, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज? एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं पर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाई थी, 30-35 टेस्ट लगाए होंगे, मे बी शायद 30 लगाए होंगे। ओके मैम, CSET की क्या स्ट्रेटजी रही है आप, क्योंकि CSET भी
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जीएस निकल जाता है, सीसेट रुक जाता है, तो वो बड़ा पेनफुल रहता है, क्योंकि मेनली जीएस ही होता है जो आपको क्वालिफाइंग कराता है, मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाइंग, बाकी तो सीसेट तो क्वालिफाइंग है ही। तो क्या स्ट्रेटजी रही आपकी सीसेट के लिए? मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं बेसिकली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पे रिलाई करती थी, क्योंकि उसमें मेरी एक्यूरेसी रहती थी। तो बट हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करते करते उसमें बहुत ही धीरे धीरे करने लग जाते हैं कि हम मैथ और रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटैम्प्ट करते हैं। तो हमें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली दोनों में टाइम डिवाइड करना है कि फिर मैं पहले अपने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन अटैम्प्ट करती थी 1 आवर 20 मिनट्स में, फिर रिमेनिंग 40 मिनट्स में अपने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन करती थी। और मेनली मेरी स्ट्रेटजी PYQ बेस्ड थी कि मैंने सारे PYQ ही किए थे, क्योंकि मेरे पिछले अटेम्प्ट में सीसेट भी रुक रहा था, पर मुझे ये पता भी नहीं था, मैंने चेक ही नहीं किया था। ओके ओके तो ओके इसलिए मैम बात करें हम कोचिंग की, आपने कोचिंग लिया कहीं से? हाँ, मैंने KSG से कोचिंग ली है कोविड के टाइम ऑनलाइन। तो मैम क्या लगता है कोचिंग का रोल रहता है हाँ, एग्जाम को क्लियर करने में? कोचिंग का रोल, अगर गाइडेंस नहीं है तो ये होता है कि हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है या सब्जेक्ट का थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाता है, पर कोचिंग का हमें फ़ायदा तभी मिलता है अगर कोचिंग करके फिर उसको हमने अच्छे से रिवाइज़ किया है कॉन्सेप्ट को। बट है ना, सही तैयारी कोचिंग करने के बाद होती है, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं और अपने सोर्सेज को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, तो एक्चुअल प्रिपरेशन होती तो है। क्या कहेंगे आप उन कैंडिडेट से जो कोचिंग नहीं ले सकते, जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, जिनके पास में इतनी फाइनेंशियल चीज़ें नहीं हैं, क्या कहेंगे उनसे? क्या सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है, और अगर सेल्फ स्टडी से किया जा सकता है तो किस तरह से तैयार किया जाना चाहिए चीज़ों को? डेफिनेटली कोचिंग का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी। एक्चुअली अगर आप स्टार्टिंग से ही आपका अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है या कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, तो आराम से सेल्फ स्टडी से हो सकता है। बट ये है कि अपने रिसोर्सेज पहले टॉपर्स से देख लो, या बहुत सारे अवेलेबल है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज रखो और इनिशियल स्टेज से ही NCERT करके और अपने रिसोर्सेज को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, तो कोचिंग का बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं रहता है। मैम मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी आंसर राइटिंग के लिए? मेंस की मेरी रही थी PYQ बेस्ड अगेन, कि मेनली एक PDF से, मतलब जिसमें PYQ क्वेश्चंस थे, तो उसके बेसिस पे मैंने अपने मेंस के नोट्स बनाए थे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कंपाइल करके, कि सारे सब डिवीज़न जो एक सब्जेक्ट के रहते हैं उन पे नोट्स बना के और फिर उनके PYQ लगा के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन रहते हैं। मैम क्या लगता है आपको इस जर्नी में, पर्टिकुलर UPSC की अगर बात करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जरूरी है या फिर नॉलेज गेन करना वो जरूरी है, लाइक बुक की नॉलेज? नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। नॉलेज तो ये रहता है कि प्रीलिम्स मेंस में नॉलेज का पार्ट भी रोल प्ले करता है, लेकिन पर्सनैलिटी में ये कि मेंटल स्टेबिलिटी और हम लो फेजेस में भी कैसे खुद को हैंडल करते हैं और हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये जस्ट जॉब नहीं है, सर्विस में जाना है, तो सबसे वैसा इंटरेक्शन होना चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी ही हमारी ओके मैम, आपके रिसोर्सेज क्या रहे थे? क्योंकि स्टैंडर्ड रिसोर्सेज सभी को मालूम है कि ये बुक पढ़नी है हमें, हिस्ट्री के लिए हमें स्पेक्ट्रम पढ़नी है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी, सबको पता है। लेकिन होता क्या है कि कई बारी वैल्यू एडिशन बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो आपने वैल्यू एडिशन कहाँ से किया, मतलब किस तरह से किया इन सभी सब्जेक्ट्स में? प्रीलिम्स के लिए तो बेसिकली मैंने भी सारे स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं वही फॉलो किए थे, बस डिफरेंस वहाँ करते करते कि अगर हमारा होता नहीं है तो हम दूसरे रिसोर्स पे स्विच कर जाते हैं, रेदर देन दैट कि हमें उन्हीं को अगर थोड़ा शॉर्ट करके, और वो होता है कि जिसको हम एक दिन में रिवाइज कर सकें। और मेनली मेंस के लिए वैल्यू एडिशन कुछ कुछ सब्जेक्ट में ज़रूरी होता है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में, या अगर करंट अफेयर का कुछ है तो मेंस 365 से भी कवर हो जाता है। और मेंस के लिए मेनली मैंने PYQ की सिनॉप्सिस IAS की जो PDF आती है, उसमें उन्होंने सब डिवाइड कर रखा है पूरे सिलेबस को, तो बस उसको गूगल करके उसके नोट्स बना के और फिर उसमें उसके PYQ करके कि अगर PYQ मेरे रिसोर्सेज से हो रहे हैं या नहीं, बस उससे। मैम आपने मॉक इंटरव्यूज दिए थे? मॉक, हाँ, बहुत सारे, मतलब तो क्या डिफरेंस नजर आया आपको यहाँ पैनल में और वो जो मॉक इंटरव्यूज दिए थे वहाँ पर? माहौल का ही होता है मेनली तो डिफरेंस, वहाँ पे बहुत तो फैंसी माहौल होता है कि बहुत ज़्यादा लाइटिंग, कैमरास, यहाँ बहुत सिंपल रहता है। मतलब संकल्प का मैंने जो मॉक दिया था वो बहुत UPSC जैसा मुझे लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैमरास या ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैम क्या यहाँ पर कोई सवाल ऐसा भी अटपटा था जैसा कि रील्स में देखा जाता है? ऐसा कुछ था? अटपटा नहीं था, पर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे भी ये पूछते हैं। तो अटपटा तो नहीं, रील्स जैसा बिल्कुल नहीं होता। ओके ओके मैम, जो अभी जो स्टूडेंट्स 2024 में अटेम्प्ट ले रहे हैं, 2024 का प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे उनको इस बीच, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं रह गए प्रीलिम्स में, तो क्या उनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जो कंफ्यूजन बना हुआ है बहुत से स्टूडेंट्स को अभी भी
उनको कैसे उस कंफ्यूजन को दूर किया? अभी बहुत कम टाइम है, तो बस मेरा अगेन वही सजेशन है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन पे बिलीव करो और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, उनको रिवाइज करेंगे। और किसी भी जिसकी भी करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा लोग पैनिक करते हैं, उसकी वजह से स्टैटिक पोर्शन भी ख़राब हो जाता है। तो मैंने विजन का फॉलो किया था, बाकी किसी भी कोचिंग का कर लो, वो सब अच्छे से कंपाइल करके देते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बार रिवाइज करो, तो अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस का ही है। मैम आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली, थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ कि इंटरव्यू पैनल को भी आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी हो, जिसकी वजह से आप लिस्ट में आपका नाम आए, क्योंकि Thank आपका you. जो जवाब देने का तरीका वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत सारे कैंडिडेट से बात किया है। तो एंड लास्ट मैसेज आपका क्या रहेगा? यही कि कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप में बिलीव रखें, और अगर अच्छे से तुम्हारा डेडिकेशन है तो इस जर्नी में आराम से सक्सेस, मतलब अभी मेरी हुई नहीं है कंप्लीट, बट हाँ हो सकती है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आपका अगली बार लिस्ट में नाम आ जाए। ओके मैम, थैंक यू मैम, Thank ऑल द you. बेस्ट मैम।